जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो बेटा, क्या आप जानते हैं भारत में समुद्री तट रेखा में हुआ परिवर्तन? यदि आप नहीं भी जानते हैं और यदि आप जानते भी हैं तो भी आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत बारीक जानकारी आपको दी जाएगी। तो आज का टॉपिक है आपका, क्या आप जानते हैं भारत में समुद्री तट रेखा में हुआ परिवर्तन? भारत की तट रेखा अब सब पहले से 48% लंबी हो गई है। यानी जो भारत की तट रेखा पहले थी, अब उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई है? तो 48% उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई है। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अब हमें यह भी जानना है कि क्या यह परिवर्तन पहले नहीं हो सकता था? पहले भी हो सकता था। आजादी के लगभग 7 दशक बाद, आजादी के लगभग 7 दशक बाद भारत की कोस्टल लाइन अर्थात समुद्री तट रेखा में जो परिवर्तन हुआ है, तो यह परिवर्तन हमें बताता है कि भारत के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत के जो क्षेत्र में वृद्धि हुई है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें वृद्धि हुई है, उसमें नहीं, बल्कि जो भारत की तट रेखा है उसकी जो लंबाई है उसमें वृद्धि हुई है। आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना कि भारत ने किसी पड़ोसी देश या किसी अन्य द्वीप पर कब्जा किया है, उसके पश्चात भारत की जो तटीय रेखा है इसकी लंबाई में वृद्धि हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो ये किस कारणवश हुआ सर कि भारत की जो तट रेखा है उसमें लंबाई देखने को मिली है? ऐसा इसलिए हुआ है, आजादी के समय तब हमने अर्थात भारत के भूगोलवेत्ताओं ने भारत की जो तटीय रेखाएं हैं और भारत की जो द्वीपीय रेखाएं हैं एवं भारत की जो स्थलीय रेखाएं हैं, उनका माप सुदृढ़ एवं सही ढंग से ना किया जाना, उनका माप सुदृढ़ एवं सही ढंग से ना किया जाना, जिसके परिणाम स्वरूप हम आज तक अपनी 48% यानी तट रेखा कम बता रहे थे। लेकिन हाल ही में हुए एक नए सर्वे में, एक नए अध्ययन में हमें यह पता चला है कि भारत की तट रेखा में 48% वृद्धि हुई है। तो इसके साथ ही भारत की अब तट रेखा कितने प्रतिशत हो गई है और भारत की तट रेखा वृद्धि के बाद कितने किलोमीटर हो गई है, तो यह जानना है। भारत की तट रेखा अब 7,516, भारत की तट रेखा अब 7,516 किलोमीटर से बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो इसमें जो वृद्धि देखने को मिली है, यानी 7,516 किलोमीटर से बढ़कर 11,098 किलोमीटर जो हुई है, तो बेटा यहां पर जो वृद्धि देखने को मिली है, कितने प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है? तो 48% वृद्धि देखने को मिली है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई पहले कितनी थी? तो 7,516 किलोमीटर। वर्तमान में भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 11,098 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हाल ही में की गई नई माप के अनुसार भारत की समुद्री तट रेखा में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? तो 48% वृद्धि की गई है। और कितने किलोमीटर वृद्धि हुई है? तो बेटा आप 11,098 से यानी 7,516 किलोमीटर को यदि आप निकाल देते हैं तो आपको इस बात का अनुमान लग जाएगा, आपको यह सटीक पता चल जाएगा कि भारत की लंबाई में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि बेटा हमने किसी अन्य देश पर कब्जा नहीं किया है, ना ही हमने किसी अन्य देश के द्वीप पर कब्जा किया है, ना ही हमारी
जो आसपास की यानी समुद्री रेखाएं हैं उसके आसपास को हमने अपने कब्जे में रखा है। जब हमने किसी देश पर कब्जा नहीं किया, किसी द्वीप पर कब्जा नहीं किया, तो सर ये जो वृद्धि हुई है ये किसका परिणाम है? यह वृद्धि भू क्षेत्र विस्तार का परिणाम नहीं है। भू क्षेत्र विस्तार का मतलब है कि हमने अपने क्षेत्र का विस्तार किया है। यह भू क्षेत्र का परिणाम नहीं है, बल्कि बेहतर और सटीक माप तकनीकों का परिणाम है। इसका मतलब हमें जानना है कि भारत की सीमा सेम वही है, भारत की रेखाएं सेम वही है, परंतु हमें सटीक जानकारी नहीं थी। कब तक बेटा? आज तक हमें सटीक जानकारी नहीं थी। अभी 2 से 3 दिन पहले एक नई सर्वे आए हैं जिसमें हमें पता चला है कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई 48% वृद्धि के साथ 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो यह जो परिणाम है बेटा, यह वृद्धि भू क्षेत्र के विस्तार को नहीं दर्शाती। भू क्षेत्र का विस्तार आज भी भारत का बेटा सेम बना हुआ है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जो भू क्षेत्र है वो आज भी उतना ही है, परंतु भारत के जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई में वृद्धि देखने को मिली है। यह किसके परिणाम स्वरूप मिली है? तो बेटा यह हमें एक बेहतर एवं सटीक माप तकनीक का परिणाम है। हमने क्या किया? एक सुसंगत एवं एक सुदृढ़ तरीके से एक तकनीकी के माध्यम से हमने इसकी पुनः लंबाई जब मापी तो इसमें 48% वृद्धि देखने को मिली है। इसके साथ ही यहां आपके एग्जाम के लिए बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप बने रहें। नेक्स्ट बेटा, अब ये मापन जो स्केल है, मापन स्केल के बारे में बात करते हैं। तो पहले 1.45 लाख यानी 1 से 45 लाख, अब यह 1.25 लाख यानी 1 से 2.5 लाख, यानी 1 से 2.5 लाख स्केल पर मापी गई है। तो इसमें पहले ये माप जो थी बेटा वो कितने पर थी? यानी 1 लाख से 45 लाख के बीच में माप थी, और इस बार जो मापी गई है वो 1 लाख से 2.5 अर्थात यानी 1 लाख से 2.5 2.5 लाख के स्केल से मापी गई है। और इसी से मापने का परिणाम है कि भारत की सटीक जानकारी निकल कर आई है। नेक्स्ट बेटा, यदि हम बात करें तो द्वीपों की संख्या में वृद्धि, तो भारत ने अपने तटीय द्वीपों का पुनर्मूल्यांकन किया है जिससे संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। तो इसका बेटा यहां से आपको क्या समझना है? यहां समझना है कि भारत में जो पहले द्वीपों की संख्या थी, द्वीपों की संख्या की बात करें बेटा, यानी द्वीपों की संख्या, तो यहां पर वर्तमान में द्वीप हैं, द्वीपों की संख्या में पहले की संख्या में वृद्धि पाई गई है। तो इसका मतलब है कि भारत की तट रेखा की लंबाई के साथ साथ जो भारत के द्वीप हैं, भारत के द्वीपों में भी यानी वृद्धि देखने को मिली है। यह इस बात को बताता है कि पहले अर्थात आजादी के समय हमने जो द्वीपों की गणना की थी, हमने जो कोस्टल लाइन अर्थात तटीय रेखा की माप ली थी, वह एक सटीक नहीं थी, वह सुदृढ़ नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम अस्पष्टता में थे, हमें जानकारी यानी पूर्ण रूप से सटीक नहीं थी। वर्तमान के हालिया सर्वों के अनुसार यानी भारत में द्वीपों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिली है। पहले की बात करें बेटा, पहले के छोटे स्केल में कई द्वीप नजर नहीं आते थे या माप से छूट गए थे। जब पहले हमने द्वीपों को मापा था तो पहले द्वीपों को मापते समय क्या नहीं होता था, यानी जो द्वीप थे वो माप में नहीं आते थे या तो वो छूट गए हैं, तो किसी भी कारणवश यानी द्वीपों की संख्या में भी यानी पहले सटीकता नहीं थी। परंतु वर्तमान में एक नए माप के अनुसार भारत के द्वीपों में भी वृद्धि देखने को मिली है और भारत की तटीय रेखा में भी वृद्धि देखने को मिली है। तो यह इस बात का प्रमाण है कि भारत वर्तमान में अपने तकनीकी सुधार में एक बेहतर एवं सुदृढ़ कार्य कर रहा है।
जिसके परिणाम स्वरूप भारत की कोस्टल लाइन में 48% वृद्धि देखने को मिली है। तो बेटा अब जो है, अब क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारत की कोस्टल लाइन में जो ये वृद्धि हुई है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा एवं इसके महत्व क्या है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है और इसका क्या इफेक्ट होने वाला है। तो इसको जानना है बेटा। यानी जमीनी बदलाव नहीं, यानी जमीनी बदलाव नहीं, इसका मतलब बेटा कि भारत में जमीन का हेर फेर अर्थात जमीन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु यानी आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक सुरक्षा एवं विकास के लिए अहम है। अब हमें अब द्वीपों की सटीक जानकारी है। जब द्वीपों की सटीक जानकारी है तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिहाज से, उनके विकास के लिहाज से, प्रशासनिक सेवा के लिहाज से, तो अब हम वहां पर यानी अहम फैसले ले सकेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यानी भारत में क्या होगा, एक वृद्धि देखने को मिलेगी। अर्थात यदि प्रशासनिक सही तरीके से वहां फैसले लिए जाएंगे तो आप वहां एक विकास सुरक्षित होगा, और जब सुरक्षा के मद्देनजर में रखते हुए वहां फैसले लिए जाएंगे तो सुरक्षा तंत्र को एक मजबूती मिलेगी, और जिसके साथ साथ वहां सर्वांगीण विकास देखने को मिलेगा। यानी तटीय विनियम जलवायु खतरे और तटीय संरक्षण और पर्यटन नीति पर भी असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा अब हमको भारत में द्वीपों की सटीक जानकारी है। जब द्वीपों की सटीक जानकारी है तो हम अपना तटीय संरक्षण हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी द्वीपों की सटीक जानकारी नहीं थी तो तटीय संरक्षण उस स्तर पर नहीं हो पा रहा था। अब हम पर्यटन नीतियां भी, अब हमें द्वीपों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है, तो उसी के अनुसार हम अपनी जो पर्यटक नीति है, यानी जो पर्यटन पॉलिसी है हमारी, उस पॉलिसी में भी यानी परिवर्तन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक पर्यटन को भी आकर्षण का केंद्र वहां बनाया जा सकता है। और जलवायु परिवर्तन अर्थात जलवायु जो खतरे हैं, जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो खतरे हैं, उनसे भी निपटने में हमें यहां पर यानी बहुत सटीकता से जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि बेटा आप सब जानते हैं जलवायु परिवर्तन होता है, तो जलवायु परिवर्तन होने के साथ साथ यहां बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। जैसे वायुमंडल में तापमान बढ़ता है, वायुमंडल में तापमान बढ़ने के परिणाम स्वरूप यानी स्वच्छ जल के जो स्रोत हैं वो ग्लेशियर हैं। सर्वाधिक मात्रा में स्वच्छ जल बेटा ग्लेशियरों में पाया जाता है। तो तापमान बढ़ने के परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघल जाते हैं, और ग्लेशियर पिघलने से उनका जो जल है वो समुद्रों में नदियों के माध्यम से चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों का जल स्तर भी बढ़ता है और समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता है। समुद्र के जल स्तर को बढ़ने से वहां जो द्वीप है वे समुद्र में डूबने की कगार पर आ जाते हैं। तो यदि अब हमें अपने द्वीपों की सटीक जानकारी रहेगी और कोस्टल लाइन की सटीक जानकारी रहेगी, तो किसी भी खतरे को आने से पहले हम वहां से अपने जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको बाहर निकालेंगे। यह एक उनकी सुरक्षा के मद्देनजर में रखते हुए एक बहुत अहम हो सकता है। तो प्रशासनिक सुरक्षा और विकास ये बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इन आंकड़ों के अनुसार। तो जलवायु परिवर्तन से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जैसे कि बेटा जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो तापमान बढ़ रहा है, स्वच्छ जल के जो स्रोत हैं सर्वाधिक मात्रा में बेटा स्वच्छ जल जो है वो ग्लेशियर में पाया जा रहा है। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया जो ग्लेशियर में पाया जा रहा है, तो ग्लेशियर तापमान के बढ़ने के कारण वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। और जब कोई भी चीज बेटा पिघलती है तो वह अपने आकार में कम हो जाती है, अर्थात उसका आयतन धीरे धीरे कम हो रहा है, अपने आकार में कम हो जाती है, उसके आकार में बेटा सिकुड़न आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में हमें स्वच्छ जल के संकट से उभरना, यानी स्वच्छ जो जल है यानी उसके संकट का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें यानी ग्लेशियर को भी बचाना बहुत जरूरी है। हाल ही के एक सर्वे में बताया गया है
कि एशिया महाद्वीप में जो 52 कंट्रियां हैं, 52 कंट्रियों में एक ग्लेशियर है, याला ग्लेशियर, जो नेपाल में पड़ता है। नेपाल दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक देश है। हाल ही के सर्वे में नेपाल के याला ग्लेशियर को यानी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने मृत घोषित कर दिया है। यह हमारे लिए एक बहुत दुखद घटना है, क्योंकि उस ग्लेशियर को अर्थात याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया है, तो उसका मतलब है कि स्वच्छ जल जो उस ग्लेशियर से हमें कई सदियों से प्राप्त हो रहा था, अब वह हमें प्राप्त नगण्य के रूप में हो रहा है, जिससे एक स्वच्छ जल के लिए हमें एक खतरा मंडरा सकता है। तो जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु परिवर्तन से एक साथ बहुत सारे प्रभाव होते हैं। जैसे बेटा तापमान बढ़ता है तो जलवायु परिवर्तन होता है, तो इससे बेटा ग्लेशियर पिघलते हैं। एक ग्लेशियर को संरक्षण करना है, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और उसके पिघलने से जो जल स्तर है इसमें वृद्धि होती है, और इससे जो मूंगा द्वीप होते हैं, जो प्रवाल द्वीप होते हैं, जो समुद्र द्वीप होते हैं, जो नदी द्वीप होते हैं, इनको डूबने की स्थिति हो सकती है, यानी ऐसी सिचुएशनें आ सकती है। तो अब हमें ऐसी यदि कोई परिस्थिति आती है तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेटा भारत में नई सटीक माप एवं नए सटीक द्वीपों की जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है। तो अब हम इनके अनुसार अपनी सुरक्षा को मद्देनजर में रखते हुए, प्रशासनिक ढांचे को मद्देनजर में रखते हुए और विकास को मद्देनजर में रखते हुए अब यहां पर न्यू पॉलिसी बना सकते हैं। तो इसी के साथ बेटा आपको कुछ और चीज भी जान लेना है, जैसे कि आप बात करते हैं बेटा कि भारत की कोस्टल लाइन में वृद्धि हुई है। तो भारत की बेटा कोस्टल लाइन में वृद्धि हुई है, अर्थात समुद्री रेखा में वृद्धि हुई है, समुद्री तटीय रेखा। तो आपको जानना है बेटा समुद्री तटीय रेखा पहले भारत की कितनी थी। तो बेटा यहां से चलेंगे हम, आप एक बार ध्यान दीजिए, यदि बेटा हम यहां से चलते हैं और हम यहां तक पहुंचते हैं, अर्थात यहां का मतलब क्या है, यहां का मतलब है बेटा वेस्ट बंगाल, अर्थात पश्चिम बंगाल से लेकर बेटा यहां कहां तक हमारी यानी गुजरात तक, गुजरात। तो वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक जो पहले समुद्री रेखा थी, समुद्री तटीय रेखा थी, वो थी बेटा 7516 किलोमीटर। ये बात क्लियर हो गई। ये जो 7516 किलोमीटर ये जो तट रेखा दिखाई है, तो ये कैसे है बेटा, एक बार इसको भी समझना है। आप यहां ध्यान दीजिए, तो आपको पता होगा बेटा कि भारत में यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह यहां पड़ता है, और यहां पर बेटा एक द्वीप है भारत का जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी है बेटा, यानी भारत की जो द्वीपीय दूरी थी, दो द्वीपों के बीच की दूरी, वो थी 1400 किलोमीटर। ये बात क्लियर हो गई बेटा। अब आपको जानना है वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक की भारत की जो तटीय रेखा है, इसकी लंबाई थी बेटा लगभग हमारी यानी कितनी 6100 किलोमीटर। ये बात क्लियर हो गई। तो यदि बेटा हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, भारत की तटीय रेखा और भारत की द्वीपीय रेखा, तो भारत की टोटल यानी समुद्री तटीय रेखा की लंबाई निकल कर आती है। वो कितनी आती है बेटा 7500 लगभग में, वो कितनी है बेटा 7500 किलोमीटर लगभग में कितनी निकल कर आती है 7500 किलोमीटर निकल कर आती है। लेकिन बेटा यदि इसकी एग्जिट आंकड़ों की बात करें 7516 किलोमीटर। तो पहले तो बेटा ये थी, लेकिन वर्तमान में हुआ क्या है, यानी इस तटीय रेखा में ही परिवर्तन हुआ है। यानी वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक की जो भारत की तटीय रेखा है, वेस्ट बंगाल से गुजरात तक की भारत की ये जो बेटा तटीय रेखा है, इस तटीय रेखा में परिवर्तन देखने को मिला है। और इसके साथ ही बेटा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से लेकर जो लक्षद्वीप है, इनकी जो रेखाएं हैं,
इन रेखाओं में परिवर्तन देखने को मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप अब यह लंबाई 7516 में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई बेटा? 48% वृद्धि हो गई। इस 48% वृद्धि के साथ अब यह लंबाई यानी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो यह लंबाई बढ़कर कितनी हो गई बेटा? 11,000। यह लंबाई बढ़कर कितनी हुई है बेटा? यानी 11,000। यह लंबाई जो बढ़कर है वो बेटा कितनी हो गई है? यानी 11,000। एक बार ध्यान दीजिए, 11,098 यानी किलोमीटर। 11,098 किलोमीटर ये लंबाई हो गई है। तो इसी के साथ हमें यह जानकारी बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं हुई। भारत ने किसी अन्य देश या किसी अन्य के क्षेत्र को नहीं हमने अर्जित किया है या हमने उसको एक्वायर्ड नहीं किया है, बल्कि हमने अपनी द्वीपीय एवं तटीय रेखा की सटीक माप की है, सुदृढ़ माप की है। तकनीकों के माध्यम से हमने इसका क्या किया बेटा? पुनः इसका माप किया। आजादी के लगभग बेटा 1947 में हम लोग आजाद हुए। 1947 में हम लोग आजाद हुए। आजादी के लगभग में 7 दशक बाद, आजादी के लगभग में बेटा 7 दशक बाद हमने इस कोस्टल लाइन का पुनः मापन किया। पुनः इसका जब मापन किया तो पुनः मापन के अध्ययन से हमें यह पता चला, अर्थात हमें इसकी सटीक जानकारी मिली, अर्थात भारत की कोस्टल लाइन में 48% वृद्धि देखने को मिली है। इसका महत्व हमारे लिए क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका महत्व जो है वहां प्रशासनिक सुधार देखने को मिलेगा, वहां पर एक रक्षा सुधार देखने को मिलेगा और वहां की क्षेत्रीय सुधार देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ हम आने वाली जो चुनौतियां हैं भविष्य में, जैसे समुद्र का जल स्तर का बढ़ना है, अन्य प्रकार की चुनौतियों से निपटने को लेकर अब हम वहां सटीक पॉलिसी बना सकते हैं। Subscribe for more content.